अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग देखे थे कि एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर दो अप्रोच में काम कर सकते हैं। एक होता है डेटाबेस फर्स्ट और दूसरा होता है कोड फर्स्ट। डेटाबेस फर्स्ट में क्या होता है कि आप डेटाबेस पहले डिजाइन करते हैं और डेटाबेस के बेसिस पे स्कैफोल्डिंग करके डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल हम लोग जनरेट करते हैं और बाकी उस पर फिर जो काम करना आप कर सकते हैं, क्रड करिए या जो भी करिए। सेम चीज होता है कोड फर्स्ट अप्रोच में। यहां पे भी आप क्रड ऑपरेशन या जो चाहे वो कर सकते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि यहां पे आपको डेटाबेस पहले नहीं बनाना है, यहां पे आपको मॉडल पहले बनाना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको पहले बनाना है और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। और एक बार जब डेटाबेस जनरेट हो जाएगा उसके बाद काम वही होगा जो डेटाबेस फर्स्ट में होता था। तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो अलग होगा, बाकी क्रड ऑपरेशन या बाकी कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन होगा वो दोनों में क्या होगा, सेम, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में अलग है। डेटाबेस फर्स्ट में पहले डेटाबेस बनेगा, उसके बेसिस पे स्कैफोल्ड क्या होगा, स्कैफोल्ड होगा तुम्हारा मॉडल्स और डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहां पे तुमको मॉडल और डीबी कॉन्टेक्स्ट खुद से बनाना होगा, उसके बेस पे डेटाबेस खुद ब खुद क्या होगा, वो तुम्हारा स्कैफोल्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा, वहां पे क्या था कि आप डेटाबेस बनाइए, उसके बाद क्या था कि आप कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करिए, उसके बाद हम लोग करते थे कि कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग सॉरी, वहां पे जो फर्स्ट अप्रोच था वो हमारा था डेटाबेस बनाइए, उसके बाद आप एक अपना प्रोजेक्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इसके फोल्डिंग कर लीजिए, मॉडल और कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो जाता था। उसके बाद हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को शिफ्ट करते थे कहाँ पे, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, फिर program.cs को कुछ कॉन्फ़िगर करते थे और उसके बाद जिस भी कंट्रोलर के अंदर आपको यूज करना है उसमें कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको इनिशियलाइज करते थे। यहां पे भी मोटा मोटी वही काम होगा, इसी को इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं, बस थोड़ा सा अलग होगा कि यहाँ पे डेटाबेस नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका मॉडल बनाएंगे हम लोग, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे माइग्रेशन। एक माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो बताएंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है माइग्रेशन बनाना, और माइग्रेशन बनाने के बाद फिर हम लोग इसके फोल्ड करेंगे डेटाबेस, यहाँ पे किसी को एक्सफोल्ड करेंगे डेटाबेस, वहाँ पे हमारा मॉडल और डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका फोल्डिंग होता था और यहाँ पे हमारा इसके फोल्डिंग क्या होगा, तुम्हारा डेटाबेस इसके फोल्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि द कोड फर्स्ट अप्रोच इन एंटिटी फ्रेमवर्क इज डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी वेयर यू क्रिएट योर डॉटनेट क्लास फर्स्ट एंड जनरेट द डेटाबेस। यहां पे डॉटनेट का क्लास पहले बनेगा, मॉडल पहले बनेगा और उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस जनरेट होगा। ठीक है, स्कीमा बेस्ड ऑन दोज क्लासेस, उसी क्लास के बेस पे पूरा पूरा डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। दिस अप्रोच अलाउ यू टू डिजाइन योर डोमेन मॉडल इन कोड विदाउट वरिंग अबाउट अंडरलाइंग डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि आप डोमेन मॉडल जो है, आपका मॉडल जो है उसको कोड करते हैं, आपको डेटाबेस से लेना देना नहीं होता है। इट इज मोस्ट कॉमन अप्रोच इंप्लीमेंटेड इन ASP.NET Core MVC फ्रेमवर्क। जनरली लोग क्या करता है, ज्यादातर इसी का उपयोग करता है कब, जब आपके पास C# का अच्छा नॉलेज है, नंबर 1। दूसरा कि आपके पास पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ नहीं है, मतलब आप एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन उसको अपग्रेड नहीं कर रहा है, फ्रेश एप्लीकेशन बना रहे हैं। अलाउ यू टू डेवलप योर एप्लीकेशन बाई कोडिंग मॉडल क्लास एंड प्रॉपर्टीज एंड डेलीगेट द प्रोसेस क्रिएटिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप पहले अपना मॉडल को कोड कर लीजिए और दे दीजिए प्रोसेस करने के लिए, भाई आप डेटाबेस वगैरह खुद ब खुद जनरेट कर दीजिए। द कोड फर्स्ट अप्रोच अलाउ टू डिफाइन योर ऑन मॉडल बाय क्रिएटिंग कस्टम हेल्पर। यहां पर हम लोग अपना मॉडल बना सकते हैं, कस्टम हेल्पर वगैरह का भी यूज कर सकते हो, देखेंगे। की फीचर क्या होता है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन। डोमेन का मतलब पहले बताया था, जिस चीज का डेटा आप मेंटेन कर रहे हैं, जो आप जिस फील्ड के लिए, जिस वाले का बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप कोई स्कूल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक वगैरह बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। नो विजुअल डिजाइनर, नो नीड फॉर विजुअल डेटाबेस डिजाइनर। यहां पे आपको डेटाबेस डिजाइनर का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि डेटाबेस आपका खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। कोड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर ये यूजिंग कोड, यहां पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा सारा का सारा C# के कोड के थ्रू होगा। ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी डेटाबेस का कोड नहीं लिखना पड़ता, सारा का सारा डेटाबेस का कोड जो है अपने आप जनरेट होता है और अपने आप सारा डेटाबेस बन जाता है, उसके अंदर टेबल्स वगैरह बन जाता है। तो अगर आपको SQL नहीं भी आता है फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए जो प्रोसेस है, आपको मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, आपको अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, फिर एक माइग्रेशन बनाते हैं। माइग्रेशन भी जनरेट करना पड़ता है, आपको बनाना नहीं पड़ता। माइग्रेशन एक तरह का क्लास होता है जिसके अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा डेटाबेस में, और डेटाबेस बनाने का कोड, टेबल बनाने का कोड, वो सब कुछ कोड इसके अंदर अपने आप जनरेट हो जाता है। और उसके बाद एक बार जब माइग्रेशन को हम रन कराते हैं तो माइग्रेशन में जो डेटाबेस बनाने के लिए कोड लिखा हुआ, टेबल बनाने के लिए कोड लिखा हुआ, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। कहां पे, वो रन करता है और ऑटोमेटिक सारा डेटाबेस टेबल जनरेट हो जाता है डेटाबेस में।
डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे कि डीबी कॉन्टेक्स्ट का काम क्या होता है। ये एक सेंट्रल कंपोनेंट की तरह काम करता है, जो तुम्हारा ब्रिज की तरह काम करता है। पिछले सेशन में भी हम लोग देखे थे, इसको समझे थे, जहाँ पे वो तुम्हारा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए काम में आता है। जो डेटाबेस कनेक्शन करना है, डेटा लाना है, डेटा को चेंज करना है, ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको ट्रैक करना है। तो ये चीज़ हम लोग पिछले सेशन में देखे थे, पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक इंपॉर्टेंस होता है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके पास बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग जैसे बोले ना कि ऐड फंक्शन होता है, सेव चेंजेस फंक्शन, ये सब तो हम लोग देखे हुए हैं। रिमूव देखे, फाइंड देखे, टू लिस्ट देखे, ऐड देखे, सारा फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक फंक्शन है सेव चेंजेस एसिंक, इसके बारे में आगे बताएंगे जब हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करेंगे तब। तो ये बहुत सारा फंक्शन होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज करके हम लोग सारा चेंजेस करते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या क्या बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक डीबी सेट बनाना पड़ता है। हम बताए थे कि हर टेबल के लिए क्या होगा, एक डीबी सेट बनेगा। एक डेटाबेस प्रोवाइडर यहाँ पे बहुत बताना होता है कि जो कौन सा डेटाबेस प्रोवाइडर होगा जो इसके बेसिस पे काम करता है। चेंज ट्रैकिंग और मॉडल, इसमें मॉडल भी आपको बनाना होता है, पहले से मॉडल होना चाहिए। डेटाबेस आपका डेटाबेस कैसे बनेगा नहीं बनेगा, उससे रिलेटेड फंक्शनलिटी मिल जाता है। एक डीबी सेट होता है और एक चेंज ट्रैकर होता है, जो कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है आगे बताएंगे। कि मान लो एक बार मॉडल बना लिया, अब फिर आपको लगा कि नहीं उसमें कोई कॉलम छूट गया या कुछ छूट गया, बाद में आप उसमें क्लास में ऐड कर देते हैं, तो फिर कैसे वो चेंजिंग करते हैं, माइग्रेशन, एक दूसरा माइग्रेशन बनेगा, कैसे अपडेट होगा। तो धीरे धीरे जिससे हम लोग आगे प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे वो देखेंगे। हाँ, कॉलम नहीं, पूरा का पूरा नया टेबल ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस डीबी कॉन्टेक्स्ट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस आप लिख सकते हैं। जैसे एक होता है तुम्हारा कुछ कुछ चीज का यूज करना पड़ता है, जैसे ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ऑन कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फंक्शन होता है, इसको ओवरराइड कर सकते हैं। ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जब मॉडल का ऑब्जेक्ट बन रहा है तब क्या काम होगा, उसका एक फंक्शन ओवरराइड हो सकता है। और कुछ डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन होता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन वही होता है जिसमें आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह आके स्टोर होता है। तो ये सब चीज का उपयोग जब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे उसमें यूज होगा। तो ये सब सिर्फ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट बता देंगे जब आगे आएगा। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये 3 पैकेज तो आपको इंस्टॉल करना ही करना है। पहला पैकेज जो है एसक्यूएल सर्वर है, जो आपका प्रोवाइडर की तरह काम करता है। दूसरा पैकेज जो होता है हमारा टूल्स होता है। एक्चुअली टूल्स जो है यही वो पैकेज है जो आपको वो कमांड्स प्रोवाइड करता है, जो हम लोग कमांड्स यूज करते हैं ना, इसके फोल्ड जैसे वहां पे कहते हैं इसके फोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट, या यहाँ पे भी कमांड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐड माइग्रेशन, अपडेट डेटाबेस, तो वो सब सारा कमांड्स हमको कहाँ मिलता है, इसके अंदर मिलता है। जब तक अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे वो कमांड हमको तुम्हारे कमांड प्रॉम्प्ट में, जहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में हम लोग जाकर रन कराते हैं, वो कमांड वो बोलेगा कि ये कमांड है ही नहीं, इसलिए इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये इसका फोल्डिंग वगैरह में हम लोग को मदद करता है। और एक डिजाइन भी होता है। इसका काम क्या है कि ये जो हमारा माइग्रेशन जनरेट होता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट होता है, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होता है, उसके लिए जो सारा टूल्स होता है वो किसके अंदर मिलता है, डिजाइन के अंदर। इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड। तो पहला हो गया हमारा तो प्रोवाइडर है जो कनेक्टिविटी में मदद करेगा। दूसरा टूल्स है जो कमांड्स हमको क्या करता है, कमांड्स जनरेट करके देता है। और डिजाइन क्या करता है कि जो आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, आप माइग्रेशन जनरेट कर रहे हैं, तो वो कैसे जनरेट करेगा, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कोड लिखा हुआ होगा। तो उसका इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से मिलता है, उसको डिजाइन के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसलिए तीनों को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो चलिए चलो इंप्लीमेंट करते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके लिए क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। चलो बना लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहां पे देते हैं स्टूडेंट इन्फो डेमो, नाम ऑफ प्रोजेक्ट का कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। यहां पे जो लेटेस्ट तुम्हारा क्या होगा, वर्जन होगा, वो ले लेना फ्रेमवर्क का। और उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट। यहां पे भी जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा पहला काम जो होगा वो होगा 3 पैकेज को इंस्टॉल करना, जैसे हम लोग डीबी फर्स्ट में करते थे। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट बन गया। तीनों पैकेज कहां से इंस्टॉल करते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ब्राउज में जाएंगे, यहां पे यहां जाके क्या करेंगे, पहला लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट एक बार सेलेक्ट करना पड़ता है और इंस्टॉल। एक्सेप्ट के लिए मैसेज आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई प्रोजेक्ट बना के बार इंस्टॉल करना वो हट जाता है पहले से। ये जो इंस्टॉल होता है ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट के अंदर आके उसका पैकेज इंस्टॉल होता है, ना कि कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है।
इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि जब तुम इसको डिप्लॉय करोगे जहां पे भी सर्वर में, तो कोई जरूरी है कि वो वहां इंस्टॉल करके रखा होगा, नहीं, लेकिन तुम्हारे इसलिए प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ ये भी चला जाएगा वहां पे, इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। ये डॉटनेट में यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है डॉटनेट में। हाँ, सब यूज होता है, जितना भी है सारा यूज है, अलग अलग, हाँ सब इसी में, जितना भी पैकेज है इसमें हजारों लाखों पैकेज है। ये एक्चुअली क्या है कि लोग बना बना के इसमें बहुत सारा ऐसा भी है जो कि थर्ड पार्टी भी डाले हुए हैं आपके काम को आसान करने के लिए, अलग अलग पर्पस में, अलग अलग तुम्हारा काम में ये यूज होता है। जैसे किसी को मेल भेजना है, तो मेल भेजने के लिए पहले मैनुअल बहुत लंबा कोडिंग करना पड़ता था, अब क्या पैकेज इंस्टॉल कर लो, उसका क्लास को कॉल कर लो, फंक्शन को कॉल कर लो और अब तुम्हारा काम हो जाता है। उसी तरह से और भी बहुत सारा अलग अलग काम है, तुमको फेस रिकॉग्निशन का काम करना है, ठीक है, तुमको और भी किसी तरह का एनालिसिस का काम करना, चार्ट ग्राफ का काम करना है, तो उसके लिए क्या है, तुमको पहले मैनुअल कोडिंग करना पड़ता था, अब क्या है, पैकेज इंस्टॉल करो, उसका क्लासेस समझो, उसके फंक्शंस को कॉल कराओ, उसको जो डेटा चाहिए वो डेटा दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। टूल्स भी हो गया। तीसरा क्या होगा हमारा, डिजाइन। यहां सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल, जब ये तीनों इंस्टॉल हो जाएगा तब अगला काम होगा मॉडल बनाना। क्या बनाना होता है, मॉडल। जब तीनों इंस्टॉल हो गया तो अगला काम है मॉडल बनाना और डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड और क्लास, नाम कुछ भी दे सकते हैं, अभी हम लोग देते हैं student.cs, यहां ऐड कर देंगे, मॉडल हमारा आ जाएगा। यहां पे क्लास से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बनाएंगे। पहले बनाते हैं पब्लिक int sid, क्या बना दिए, sid, फिर पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक डेट ओनली, और यहां देते हैं dob, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, पब्लिक स्ट्रिंग फोन। तो जितना भी कॉलम्स आप चाहते हैं टेबल के अंदर, वो सारा यहां पे आपको एज अ प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोग अभी क्या करते हैं, कोई एनोटेशन यूज नहीं करते, तो होगा क्या कि जो तुम्हारा यहां डेटा टाइप है इसी के अकॉर्डिंग वहां पे डेटा टाइप चूज हो जाएगा। यहां पे इंट है तो वहां इंट होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए वहाँ पे वैरकैर या एन वैरकैर हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑनली के लिए, हाँ डेट ऑनली के लिए वहाँ डेट ऑनली हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इससे क्या बनेगा, बाद में फिर इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। इससे भी पता चलेगा, ये भी सीख जाएंगे हम लोग कि अगर बाद में मॉडल में कोई चेंजेस करता तो उसको डेटाबेस में कैसे रिफ्लेक्ट कराते हैं। ये हमारा मॉडल बन गया। मॉडल के बाद अगला काम जो होता है वो होता है हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना, जो कि यहीं पर बनता है। राइट क्लिक, ऐड, इसके लिए भी क्लास ही ऐड होता है। यहाँ पे देखो स्टेप में लिखा हुआ है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो कि हम वहाँ पे डेटाबेस किस नाम से बनाना चाहते हैं उसी नाम के हिसाब से सोचना होता है। मान लो हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट इन्फो नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ दे दिए स्टूडेंट इन्फो और डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट cs। ये भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन लगाना चाहिए ताकि पता चलता है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास है। ऐड करेंगे, ये भी एक क्लास बनाएगा। किसी भी क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाने के लिए उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम से बना हुआ पहले से प्रीडिफाइंड क्लास है, उसको इनहेरिट करना पड़ता है और इसका कंस्ट्रक्टर बनना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर अगर तुम खुद से बनाना चाहते हो तो बहुत इजीली बन जाता है। कैसे, तो आप लिख भी सकते, नहीं तो दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका बताते हैं। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पे देखो क्या आ गया, क्विक एक्शन आता है, ठीक है। अल्ट इंटर या कंट्रोल डॉट करने से आ जाता है। इसको क्लिक करेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, इसमें कंस्ट्रक्टर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ओवरराइड्स वाला आ रहा है। एक कंस्ट्रक्टर का भी ऑप्शन आता है, नहीं यहां पे भी आता है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, हाँ यहाँ देखो आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा तो हटाओ, हम लोग बना लेते हैं। पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या होता है, क्लास का नाम देना पड़ता है, स्टूडेंट इन्फो डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसको इनहेरिट करा देंगे किससे, सॉरी इनहेरिट नहीं कराना है, यहाँ पे हमको देना पड़ता है पैरामीटर। क्या देना पड़ता है, पैरामीटर। वो होता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, डीबी कॉन्टेक्स्ट
ऑप्शंस का ऑप्शन ले लेते हैं, कोई भी नाम से ले सकते हैं, और यहां से आपको बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है वही ऑप्शन पास करके, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता है। दूसरा अगला काम जो हमारा होगा वो होगा डीबी सेट बनाना। क्या बनाना? तो जितना तुम्हारा मॉडल है हर मॉडल के लिए एक डीबी सेट बनेगा, और वो जो भी मॉडल है उसका नाम यहां पास करना पड़ेगा। मॉडल हमारा क्या है? स्टूडेंट, और इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हम लोग दे देंगे। स्टूडेंट है मॉडल तो उसका डीबी सेट क्या हो जाता है? स्टूडेंट्स हो जाता है, और उसका गेटर सेटर। ये हमारा डीबी सेट भी बन गया। ये सेकंड स्टेप भी हम लोग कर लिए। थर्ड स्टेप जो हमारा है, ये डीबी सेट देखो बन गया। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो क्या है? क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग इन ऐप सेटिंग डॉट जेसन। चलिए कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। इसके लिए एसक्यूएल सर्वर खोलना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि सर्वर का जरूरत पड़ेगा, सर्वर नेम का। तो हम लोग इसको कहां पे सेट करते हैं? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, यहां पे जो खत्म हो रहा है लॉगिंग वाला वहां पे एंटर करेंगे, यहां देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, और इसके अंदर देते हैं कॉन str:, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ता है सर्वर इक्वल्स टू सर्वर का नाम। सर्वर का नाम हमारा एसक्यूएल सर्वर खुलने दो, यही खुला क्या? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, क्लिक नहीं हुआ तो लगता है, ठीक है। तब तक बाकी चीज लिखते हैं। यहां सर्वर का नाम आ जाएगा, उसके बाद सेमीकोलन होता है, फिर देना पड़ता है डेटाबेस। किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट इन्फो नाम से बनाना चाहते हैं। फिर ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि विंडो ऑथेंटिकेशन से हम लोग लॉगिन करना चाहते हैं, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। तो पहला यहां सर्वर का नाम आ जाएगा, एसक्यूएल सर्वर खुलता है तो कॉपी करके डाल देते हैं। डेटाबेस का नाम हो गया स्टूडेंट इन्फो। ट्रस्टेड कनेक्शन TRUSTED, हाँ ठीक है, CONNECT, स्पेलिंग देख लेना होगा। ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू, हाँ ठीक है। दो खुल गया, देखो खुल नहीं रहा था तो कोई नहीं खुल रहा था। यहां से इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। हाँ, ये हमेशा तुम्हारे अगर एक सर्वर है तो सेम मिलेगा, वो हमेशा अलग अलग नहीं मिलेगा। ये हमारा देखो, ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम लोग बना लिए। यहां पे कॉमा लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। तीसरा काम जो होता है वो होता है program.cs को कॉन्फ़िगर करना, मिडिलवेयर को। तो चलिए program.cs में चलते हैं। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर program.cs 3 लाइन में भी कर सकते हैं, 1 लाइन में भी कर सकते हैं। कहां पे? builder.build के पहले, और builder.services मतलब इसके ऊपर होना चाहिए। ये लिखा हुआ ना where app equals to builder.build, यहां पे हम लोग करेंगे builder.services.add db-context, और इसके अंदर अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देंगे। तो स्टूडेंट इन्फो डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लास का नाम है। ब्रैकेट देंगे, यहां होगा आइटम का लैम्डा स्टेटमेंट, आइटम एरो आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। उसके बाद इसके अंदर देना पड़ता है आपको बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ऐप सेटिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें से हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है। उसके बाद इसका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज होगा, और इसके अंदर हम लोग वो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देंगे जो वहां दिए थे। वहां हम लोग क्या नाम दिए थे? constr। वहां कुछ जो देंगे वही यहां पे भी देना पड़ेगा। तो ये एक लाइन का कोड लिख के भी हम लोग यहां पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक बार जब ये कॉन्फ़िगर हो गया तब अगला काम होता है माइग्रेशन बनाना। क्या बनाना? माइग्रेशन। माइग्रेशन बनाने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका टेबल वगैरह बनना है, डेटाबेस बनना, टेबल बनना है, उसके लिए एक C# का कोड जनरेट होगा जो कि तुम्हारा एसक्यूएल क्वेरी रन कराएगा, और वहां पे जो भी चीज बनाना है उसको बना देगा। तो माइग्रेशन कैसे जनरेट करते हैं? उसके लिए आपको जरूरत पड़ता है पैकेज मैनेजर कंसोल का। किसका जरूरत पड़ता है? वो कहां मिलेगा? टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। यहां पे देखो नीचे आ गया, कहीं पे भी आएगा, ये PM लिखा हुआ है। यहीं पे आपको लिखना पड़ता है ऐड डैश माइग्रेशन, ठीक है, स्पेस देंगे और यहां माइग्रेशन का नाम देना पड़ता है। मान लो अब माइग्रेशन देखो क्या होता है, हमेशा अलग अलग हो सकता है। जब जब हम मॉडल में चेंजेस करेंगे तब तक हमको माइग्रेशन नया बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो लिखते हैं, इसका नाम ऐसे जनरली देते हैं फर्स्ट। क्या दे दिए? फर्स्ट। एंटर करते हैं, देखते हैं माइग्रेशन बनता है कि नहीं। अरे जा, एक गड़बड़ हो गया, हम लोग की नहीं बनाए, की बना देते हैं, ठीक है। अब ये बन जाने दो, अब इसको हटा देंगे माइग्रेशन को। देखो आ ही गया, एरर आ गया। क्या बोल रहा है? स्टूडेंट प्राइमरी की नहीं है। तो चलो बना लेते हैं।
जिसको प्राइमरी की बनाना उसके ऊपर क्या करते हैं, की नाम का एनोटेशन दे देते हैं या एट्रीब्यूट बोलते हैं वो दे देते हैं। देखते हैं यहाँ कुछ बना कि नहीं बना, नहीं, माइग्रेशन नाम का फोल्डर नहीं बना, ठीक है, मतलब कमांड मेरा काम नहीं किया ठीक से, दोबारा रन कराते हैं, अब ये हो जाएगा। ठीक है, माइग्रेशन तो बन गया। माइग्रेशन बना तो देखो इसमें दो फंक्शन होता है, अप डाउन, बताएंगे अप डाउन का काम क्या होता है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद। अप का मतलब होता है कि अगर हम लोग अप कमांड यूज करते हैं इसका, तो वो जो भी चीज बोले हैं वो बन जाएगा, और डाउन कमांड से क्या होता है उसको कैंसिल कर सकते हो। देखो सारा ड्रॉप हो जा रहा है, ड्रॉप टेबल हो जा रहा है, तो इसमें टेबल बनेगा, देखो इसमें क्या बन रहा है अप में, ध्यान से देखना, एक क्रिएट टेबल हो रहा है किस नाम से, स्टूडेंट, और उसमें कॉलम्स बन रहा है किस नाम से, पहला बन रहा है तुम्हारा SID जो कि INT टाइप का होगा, नॉन नलेबल होगा, फॉल्स, बाकी चीज अभी एनोटेशन वगैरह हो गया। नेम में अगला क्या है, यहां देखो एन वायरकर मैक्स लिखा हुआ, मैक्स का मतलब हो गया कि जितना चाहे उतना डेटा डाल सकते हैं उसमें, और इसका डेटा टाइप क्या है एन वायरकर, इसका देखो डेटा टाइप अपने आप क्या हो गया DOB का डेट, तो अपने आप देखो यहां सारा कुछ ये C# का कोड है। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे कि ये C# कोड माइग्रेशन में जनरेट हुआ, माइग्रेशन फाइल बना हमारा कहां, लोकली, ये डेटाबेस में नहीं बना होगा, एक बार चेक करके भी देख लेते हैं कि डेटाबेस में बना है कि नहीं बना। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो, हो सकता है पहले से बना होगा तो उसको भी हम ड्रॉप भी कर देंगे। स्टूडेंट डेटा है देखो, लेकिन स्टूडेंट इन्फो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डेटाबेस वगैरह जनरेट करते हैं, उसके लिए क्या होता है, माइग्रेशन को रन कराना पड़ता है। माइग्रेशन को रन कराने के लिए जो कमांड होता है वो होता है अपडेट डेटाबेस। माइग्रेशन ऐड करने के लिए ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का नाम, और रन कराने के लिए सीधे अपडेट डेटाबेस करेगा, जो लास्ट माइग्रेशन बना हुआ रहेगा वही रन कर जाएगा। अब इसमें देखो यहां से रन करता है कि नहीं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, देखो रन करेगा सक्सेसफुली। ध्यान से देखोगे तो ये सारा देखो कोड हम लोग तो ये लिखे नहीं थे, लेकिन देखो अपने आप हो गया, ये दिख रहा है, सब कुछ अपने आप ले लिया, बाय डिफॉल्ट नॉट नलेबल होता है, आया। अब यहां पे हम लोग डेटाबेस में देखते हैं कि डेटाबेस में आया कि नहीं आया, हम लोग डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो स्टूडेंट इन्फो आ गया, यहां पे डेटाबेस बन गया खुद ब खुद। इसमें टेबल बना कि नहीं बना, स्टूडेंट इन्फो में गए और टेबल्स में चले गए, स्टूडेंट बन गया, स्टूडेंट्स नाम से टेबल, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसका डिजाइन में जाते हैं, पहले देखते हैं कि क्या डेटा टाइप बनाया है, दिख रहा है, बन गया सारा। लेकिन यहां एन वायरकर मैक्स लिखा हुआ, तुम एन वायरकर नहीं चाहते हो, तुम यहां पे अब अपने मन से कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो अभी हम बताए थे ना कि मॉडल में कोई चेंजेस करेंगे तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, तभी हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं। अगर यही रहने देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, आते हैं स्टूडेंट में, और हम लोग अपने हिसाब से डेटा टाइप और कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं। यहाँ SID है, हम वहाँ STUID चाहते हैं, क्या चाहते हैं STUID। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉलम नाम का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, उसमें कॉलम का नाम हम लोग चाहते हैं STUID, क्या चाहते हैं, और उसका डेटा टाइप, तो उसके लिए बताना पड़ता है कॉमा देके टाइप नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम लोग चाहते हैं कि वायरकर 100। इसी तरह से जो मेरा नेम है, अच्छा ये तो एक मिनट, इसका टाइप नेम INT है ना, तो इसका INT हो जाएगा, सॉरी यहां नहीं होगा वायरकर, ये क्या रहेगा INT का INT रहेगा। दूसरा हमारा कॉलम क्या है, यहां पे नेम है, लेकिन वहां हम लोग क्या चाहते हैं STU नेम नाम से हो जाए, और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा वायरकर 100। अब हम लोग आते हैं यहां पे जेंडर, हम लोग चाहते हैं STU जेन नाम से कॉलम बने, तो STU जेन हो गया, वायरकर 50 चाहते हैं। DOB हम STU DOB चाहते हैं। अब हमारा देखना वहाँ कॉलम भी रीनेम हो जाएगा, सब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ चेंज हो जाएगा। ये हमारा डेट टाइप का होगा। ईमेल 100 ही रखते हैं, लेकिन इसका देते हैं STU ईमेल, और फोन STU फोन। हाँ देखो, डेटा डालने के बाद भी इसको अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा यहां पे मॉडल में चेंजेस हुआ। मॉडल में जब चेंजेस करेंगे तो आपको नया माइग्रेशन बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नया माइग्रेशन, और उसमें देखेंगे क्या कोड है। तो अब यहां करेंगे ऐड माइग्रेशन, इसका नाम दे देते हैं सेकंड, क्या देते हैं सेकंड, हमेशा नया माइग्रेशन का नाम देना पड़ेगा। ऐड करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है।
अब अगर ध्यान देखोगे तो यहां पे माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक और माइग्रेशन सेकंड भी बन गया, लेकिन सेकंड में क्या पूरा टेबल बनाने का कोड होगा? नहीं। ध्यान से देखो, माइग्रेशन बिल्डर क्या कर रहा है? कॉलम को रीनेम कर रहा है ना, प्लस यहां देखो सब कुछ दे रहा है, कॉलम को रीनेम कर रहा है, उसके बाद उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा होगा, देखो सबका उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा है। दिख रहा है? तो ये तुम्हारा टेबल नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारा कॉलम को रीनेम कर रहा है और उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा है, उसके लिए कोड लिखा हुआ है। हाँ, बार बार सेम कोड रन नहीं कर सकते। अब इसको चेंज करना वहां पे, तो हम लोग यहां क्या करेंगे? अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस। जैसे ही अपडेट करेंगे वहां पे तुम्हारा क्या होगा? चेंजेस हो जाएगा, और वहां चल के हम लोग देखेंगे चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं वापस एसक्यूएल में, हम लोग एक बार वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, कर दिए, इसको बंद करते हैं और स्टूडेंट इन्फो, उसके बाद टेबल्स, यहां आके इसका डिजाइन देखते हैं। देखो, जो डेटा टाइप बताया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, जो कॉलम नेम बताया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो आप वहां जो भी चेंज करेंगे, अगर मान लो कि कोई नया कॉलम ऐड कर दिए, एक एग्जांपल देते हैं कि कोई बाद में कोई बोला कि इसमें आधार नंबर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आधार नंबर। तो तुम यहां पे क्या किए? नया कॉलम ऐड कर रहे हो, तो यहां लिखे पब्लिक स्ट्रिंग आधार, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या कर दिए? इस तरह से दे दिए। इसका भी हम लोग अभी क्या करते हैं? कॉलम नेम सेट कर देते हैं, STU आधार कर देते हैं, और ये 12 डिजिट का होता है ना, 12 हो गया। तो हम लोग जब मॉडल में चेंज करेंगे तो फिर से क्या करेंगे? अब तीसरा माइग्रेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीसरा। तो यहां पर हम लोग दे सकते हैं ऐड माइग्रेशन और थर्ड दे देते हैं। ऐसा नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, डेट, आज का डेट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रखते हैं। हाँ, स्पेस बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास ट्रैकिंग भी तो रहेगा कि हम कब, पहला बार मेरा कैसा टेबल स्ट्रक्चर था, कब फिर कब क्या चेंज हुआ। अरे देखो, डेट भी आता है, ध्यान से देखोगे तो 2024 12 19, इससे तुमको डेट भी पता चलता रहेगा हम किस किस दिन क्या क्या चेंज किए। बताया था ना, ट्रैकिंग रख सकते हैं यहाँ पे कि कब कब मेरा डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस हुआ है। हाँ, तो ये हो गया इंप्लीमेंटेशन एंड अपडेटेशन, दोनों बता दिए। सॉरी, ऐड अपडेट डेटाबेस, सॉरी अभी अपडेट डेटाबेस। देखते हैं कि मेरा वहां कॉलम ऐड होता है या नहीं होता है। देखो, ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना स्टेप बताए कि आपको पहले मॉडल बनाना है, ठीक है। मॉडल बनाने के बाद अगला काम क्या होता है? आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है। अगर कोड फर्स्ट में जा रहे हैं तो डीबी कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ऐप सेटिंग में, अगला स्टेप वो है। उसके बाद program.cs को आपको क्या करना पड़ता है? उसके बाद आपको program.cs को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके बाद आपको माइग्रेशन बनाना पड़ता है ऐड माइग्रेशन कमांड के थ्रू, और माइग्रेशन का नाम देके, और उसके बाद अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारा बेसिक काम हो गया। उसके बाद जो CRUD ऑपरेशन या डेटाबेस ऑपरेशन है वो सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसे कहां चलता था? डेटाबेस फर्स्ट में चलता था। कहां चलता था? डेटाबेस फर्स्ट में। तो उसमें हम लोग माइग्रेशन यूज नहीं करते क्योंकि डेटाबेस तो ऑलरेडी बना था ना। माइग्रेशन का काम क्या है? डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, उसमें चेंजेस करना। वहां तो तुम डेटाबेस टेबल पहले से बनाए हो, इसलिए माइग्रेशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ता था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक जो हमारा होगा कि इसमें CRUD कैसे करेंगे। तो हम पहले बताएं कि CRUD वैसे ही होगा जैसे सेम टू सेम कोड, सारा कुछ वैसे ही लिखा जाएगा जैसे डेटाबेस फर्स्ट में करते थे, लेकिन हम इसमें एक बार इंप्लीमेंट करके भी दिखा देते हैं कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि इसमें कुछ अलग होता होगा, ठीक है। तो चलो अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग CRUD ऑपरेशन करेंगे कोड फर्स्ट में। तो इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे।